पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि सौर प्रकाश का पौधे पर क्या इफ़ेक्ट है। साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि किसी भी जीव जंतु पर सौर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जलीय तंत्र पर सौर प्रकाश का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको हम बताए हैं कि जल जो है कई जीवों का आवास है। बहुत सारे जीव जल में रहते हैं। बहुत सारे पौधे भी पौधे भी जो हैं जल में निवास करते हैं। तो ये जो जल में रहने वाले जीव हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जितने भी जलीय तंत्र हैं उन सभी में, चाहे वो झील हो, तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, महासागर हो, जितने भी जलीय पारितंत्र है, जलीय आवास है जीवों के, वो सभी में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एक सूक्ष्म पौधा है जिसको हम लोग शैवाल भी कहते हैं। ये शैवाल या सूक्ष्म पौधा फाइटोप्लैंक्टन ही है जो वहाँ उत्पादक वर्ग है। भोजन बनाने का काम वही करता है उस जलीय पारितंत्र में। जिस प्रकार से देखिए कि स्थल पर जो है पेड़ पौधे का काम है भोजन बनाने का, और उसी भोजन पर सभी जीव जंतु निर्भर हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी जलीय पारितंत्र हैं वो सभी में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन तैयार करते हैं। उसी फाइटोप्लैंक्टन को कुछ सूक्ष्मजीव खाते हैं, जैसे जूप्लैंक्टन एक सूक्ष्म जीव है, वो उसे खाते हैं। कुछ छोटी छोटी मछलियां हैं जो उस फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। उसके बाद उस सूक्ष्म जीव और छोटी छोटी मछलियों को भी खाने वाले जीव हैं। इस तरह से वहाँ एक खाद्य श्रृंखला चलता है जिससे कि जो भी जीव जल में आवास करते हैं, जल में रहते हैं, उनको भोजन मिलता है। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए सौर प्रकाश चाहिए। जितनी मात्रा में वो सौर प्रकाश उनको मिलता है उतना ही वो भोजन को बनाते हैं, उस उत्पादन भोजन का करते हैं। तो सबसे पहले हम एक झील पारितंत्र के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक झील है, ठीक है, ये झील है आपका, और ये मान लीजिए स्थलीय पौधे, स्थल होगा, कोई भी झील है तो उसके वो स्थल पर ही है, तो स्थलीय पौधे हैं। अब आप झील को समझिए अच्छे से। जितने भी झील हैं या जो भी तालाब है, जो भी चीज़ है, उसके किनारे पर जो जल होते हैं वो छिछले होते हैं, वो उतने गहराई वाले जल वहाँ पे नहीं होते। तो जो छिछला जो रहता है उसका किनारा, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिसमें जड़ होता है। कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं उस छिछले जल में। तो जो जल है, जो किनारा वाला एरिया है, उसको बिलांचल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीच के क्षेत्र में जब जाते हैं तो उस क्षेत्र को कहते हैं सरोजावी क्षेत्र, जिसमें बहुत सारा खुला जल है। अब इसी जल में, खुले हुए जो जल है, उसी लेक में या पॉन्ड में जो या झील में जो भी है उसमें फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वहाँ भोजन निर्माण का काम करते हैं और इस क्षेत्र में सौर का प्रकाश पड़ता है। यदि पानी अत्यधिक स्वच्छ है तो सूर्य प्रकाश जो है गहराई तक जाता है, 20 से 40 मीटर गहराई तक जल वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है।
तो ये जो क्षेत्र आपका किनारे से थोड़ा बीच जाते हैं तो जो वो क्षेत्र है उसको कहते हैं सरोजावी क्षेत्र या खुला क्षेत्र। अब कोई भी झील है या कोई भी जलीय पारितंत्र है उसका बॉटम होगा, उस बॉटम को जो है कहते हैं बेंथिक जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है उस गहराई तक, और इसी बेंथिक जोन में जो है बहुत सारे जीव निवास करते हैं। ठीक है, तो ये एक झील को जो है या एक पारितंत्र को, जलीय पारितंत्र को हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। सबसे किनारा है जो छिछला जल है, वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे जड़युक्त होते हैं, उसको बिलांचल क्षेत्र कहते हैं। फिर बीच वाले भाग को सरोजावी क्षेत्र कहते हैं, और जो उसका बॉटम है उसको बेंथिक जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि जलीय तंत्र पर सौर प्रकाश का क्या इफेक्ट है। यदि सौर प्रकाश अच्छे में अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, बहुत उत्पादन कर सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि अत्यधिक होती है। अब अगला टॉपिक है आपका टेम्परेचर, तापमान पढ़ना है आपको। देखिए, तापमान जो है वो किसी भी पदार्थ का एक मापन है कि कोई पदार्थ कितना ठंडा है या कोई पदार्थ कितना गर्म है, उसको हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में आपको इसमें पढ़ना है कि जैसे कि आपको हम बताए थे कि अलग अलग क्षेत्र में सौर प्रकाश अलग अलग मात्रा में धरती पर मिलती है। जैसे बताए थे आपको ध्रुवीय क्षेत्र में कम मिलती है, जबकि विषुवतीय क्षेत्र में या कटिबंधीय क्षेत्र में अत्यधिक सौर प्रकाश प्राप्त होता है। तो अब आपको समझना है कि धरातल जैसा रहता है उस हिसाब से सौर प्रकाश का अवशोषण होता है। जैसे कि आप रेतीला क्षेत्र जाइए, मरुस्थलीय क्षेत्र जाइए, वहाँ सौर प्रकाश को अत्यधिक अवशोषित कर लिया जाता है। सौर प्रकाश को अत्यधिक अवशोषित कर लेने के कारण उस क्षेत्र का टेम्परेचर जो होता है वो अधिक होता है। जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ हिम है, केवल बर्फ है, तो वो सौर प्रकाश को जो है अत्यधिक परावर्तित कर देता है, लौटाने का काम करता है, जिसके कारण वह सौर प्रकाश का अवशोषण कम होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। उसी प्रकार जो है अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्र में जो है अलग सौर प्रकाश की मात्रा अलग अलग अवशोषण होती है, जिसके कारण हर धरातल का जैसा स्वरूप होता है, जैसा बनावट है, उस हिसाब से सौर प्रकाश का अवशोषण होता है। जैसे आपको बताया रेतीले क्षेत्र में अत्यधिक अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर अत्यधिक हो जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे हम धरातल से हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डाउन होता है, टेम्परेचर गिरता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होती है, जिसे ताप ह्रास दर, लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। जब आप धरातल से 1000 डिग्री सेल्सियस पर जाइएगा, 1000 मीटर ऊपर जाइएगा, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापकरण। देखिए, पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो एक निश्चित समय के लिए होती है, साथ ही साथ वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होती है, एक निश्चित स्थान पर होती है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए 2 स्केल का यूज किया जाता है। एक है टाइम स्केल, जिसमें टाइम स्केल मतलब समय का मापकरण है। तो सबसे पहले देखिए कि पर्यावरण में जो भी घटना हो रही है
मान लीजिए कि एक पौधा उगा, उसका एक निश्चित जीवन काल होगा, उसके बाद वो जीवन काल ख़त्म हो जाएगा। तो वो कितने टाइम के लिए ये घटना पर्यावरण में घटी, उसको जो मेजरमेंट करते हैं उसको टाइम स्केल में हम मेजरमेंट करते हैं।